हरियाणा में विधानसभा का चुनाव इस वक्त अपने पूरे शबाब पर है। नेताओं कार्यकर्ताओं की टोली गली गली घूम रही है, तो वहीं दिल्ली हरियाणा के बड़े नेता मंचों से नीचे ही नहीं उतर रहे हैं। जी हां, अब एक तरफ बीजेपी है जो पिछले 10 सालों से सरकार चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसके लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म करने के बाद हौसले पूरी तरह से बुलंद है। लेकिन इस बार का हरियाणा चुनाव किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। जहां एक तरफ बीजेपी से मुंह फुलाए किसान हैं, तो दूसरी तरफ पहलवान, वहीं जाटों, गैर जाटों, ओबीसी और दलितों के वोट की बंदर बांट हर तरफ हो रही है। मगर चुनौतियां सिर्फ इतनी ही नहीं है साहब, पार्टियों के लिए उनके खुद के नेता भी कुछ कम दिक्कतें पैदा नहीं कर रहे। कोई मुंह ना लगाए जाने से नाराज है, तो कोई टिकट ना मिलने से, किसी का मुंह इस बात से फूला हुआ है कि किसी ने उन्हें मुख्यमंत्री के लिए पूछा तक नहीं। अब क्या कहती है हरियाणा की सियासी लड़ाई, और जनता है किसके साथ, कमल या हाथ, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे जातियों का समीकरण जो हरियाणा में किसी भी पार्टी का खेल बना या बिगाड़ सकती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर वोट पड़ने के लिए अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। वोट 5 अक्टूबर को डाले जाएंगे और नतीजे 8 अक्टूबर को सबके सामने होंगे। ऐसे में राज्य की हर सीट पर पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जबरदस्त तरीके से माथापच्ची चल रही है। लेकिन इस बीच ये जानना है कि भाई जनता का क्या मूड है, और सीधे तौर पर किसी एक पार्टी की जीत की भविष्यवाणी करना आसान नहीं है, खासकर इसी साल हुए लोकसभा चुनाव के बाद, जहां पहले हर कोई मान रहा था कि भाई बीजेपी का जो पलड़ा है वो भारी है। लेकिन अब नतीजे आए तो जनता ने सबकी भविष्यवाणियों पर पानी फेर दिया। इसीलिए 2024 का हरियाणा विधानसभा चुनाव जितना एक तरफा बताया जा रहा है वैसा है नहीं। अब भले ही सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो, लेकिन बीएसपी, जेजेपी, एएसपी, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने सियासी गुणागणित हिला दिए। ऐसे में हर 5 किलोमीटर पर लोगों का मूड भी अलग अलग दिख रहा है। लेकिन फोकस में अभी भी बीजेपी ही है, क्योंकि पिछले 10 सालों से पार्टी राज्य और केंद्र में है, इसलिए सवाल भी सीधे उसी पर दागे जा रहे हैं। अब बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा बीजेपी के खिलाफ किसानों और पहलवानों के परिवार हैं, जिनकी नाराजगी पार्टी को सबसे ज्यादा झेलनी पड़ रही है। और इस मुद्दे पर लगभग हरियाणा के सभी लोग एक जैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के हर घर से किसान और पहलवानी में कोई ना कोई जरूर होता ही है। लोग इस बात से नाराज हैं कि भाई जब एमएसपी कानून हटाना ही था, तो फिर क्यों उनके बड़े बूढ़ों और बेटों को बॉर्डर पर प्रताड़ित किया गया, उन पर गोलियां चलाई गईं। वहीं पहलवान बेटियों को सड़कों पर घसीटा और मारा पीटा क्यों गया। उधर अग्निवीर योजना से भी लोगों में भारी रोष है, क्योंकि हरियाणा का एक बड़ा तबका फौज की भर्ती के लिए तैयार करता है। अब भले ही बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही हो, लेकिन कुछ जानकारों को लगता है कि पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी को इनकम्बेंसी में बदलने की आर्ट सीख ली है, और ऐसे कई राज्यों में करके भी दिखाया है, जिसमें मध्य प्रदेश एक सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए बीजेपी अपने लिए थोड़ी बहुत होप तो लेकर चली रही है। उधर बीजेपी के दावों से इधर कांग्रेस को सत्ता में वापसी का पूरा भरोसा है, जिसकी वजह है मीडिया और जानकारों की तरफ से किए जा रहे दावे। क्योंकि जानकारों को कांग्रेस के लिए हरियाणा में माहौल अच्छा दिख रहा है, मगर मैनेजमेंट के मामले में कांग्रेस बीजेपी से कहीं पीछे नजर आ रही है। इसलिए कुछ लोग इस चुनाव को माहौल वर्सेस मैनेजमेंट भी मान रहे हैं। जी हाँ, जहां माहौल के मामले में कांग्रेस बीजेपी से कहीं आगे है, तो वहीं कांग्रेस का संगठन बिल्कुल कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के तो पन्ना प्रमुख तक तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस अपने उन्हीं घिसे पिटे नेताओं के भरोसे दम भर रही है। इसलिए मैनेजमेंट के मामले में बीजेपी कांग्रेस से कहीं आगे नजर आ रही है। फिर चाहे बात सोशल मीडिया की हो या फिर कार्यकर्ता के लेवल पर मैनेजमेंट की, बीजेपी दोनों स्तर पर कांग्रेस से आगे है। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के पास 2014 से खुद का कोई ठोस संगठन नहीं है। उनके पास जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक प्रभारी, जिला प्रभारी कोई भी नहीं है। कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं सभी सीनियर हैं। ऐसे में पार्टी के लिए भी उन्हें काम देना और किसी जिम्मेदारी के लिए कहना एक मुश्किल चुनौती है। मगर एक बात जो इस चुनाव में तय दिख रही है वो ये है कि जाति की राजनीति ही पॉलिटिकल पार्टीज के भविष्य का फैसला करने वाली है। जहां एक तरफ बीजेपी गैर जाट वोटरों के बीच अभी भी पॉपुलर है, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण जाट कांग्रेस की ओर दिख रहे हैं। उधर कांग्रेस के चुनावी कैंपेन ने इस चुनाव को अंदर खाने
35 बिरादरी बनाम एक बिरादरी की लड़ाई में तब्दील कर दिया है। बता दें कि हरियाणा में 36 बिरादरियों का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जाट एक तरफ तो दूसरी तरफ बाकी बची हुई 35 बिरादरियों को शामिल किया गया है। वैसे अगर हरियाणा की जाति संरचना पर नजर डालें तो पता चलता है कि 3 जातियों ने पारंपरिक रूप से हमेशा सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है, जिसमें एक तो ओबीसी है, दूसरी जाट है और तीसरी दलित है। अब ओबीसी जो है उनकी राज्य की आबादी में अप्रोक्सीमेटली 35% है। इसके बाद जाट 20 से 22% और दलित जो है 20.17% के आसपास हैं। यही वजह है साहब कि कांग्रेस ने इस बार बड़े पैमाने पर जाट प्रत्याशियों पर दांव लगाया है और इस समुदाय से 28 उम्मीदवार उतारे, जबकि भाजपा जो आम तौर पर हरियाणा में नॉन जाट राजनीति पर ध्यान केंद्रित करती है, उसने 16 जाट उम्मीदवारों को टिकट दिया है। क्योंकि हरियाणा में 37 सीटें हैं जहां जाट समुदाय उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करता है। इनमें से 22 सीटें जाट लैंड, 8 बागड़ी, 4 जीटी रोड बेल्ट और 3 ब्रज में हैं। जाट बहुल 37 सीटों में से 30 सीटें रोहतक और हिसार एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में हैं। इन सीटों पर हरियाणा विधानसभा की 40% सीटें हैं, जिससे हरियाणा चुनावों में जाट समुदाय काफी प्रभावशाली है। वैसे भाजपा ने ओबीसी उम्मीदवारों पर बड़ा दांव लगाया है। इस समुदाय के लोगों को 22 टिकट दिए हैं, जो सभी जातियों में सबसे ज्यादा है। इसी बीच कांग्रेस ने 20 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जो कि एक सोची समझी रणनीति है। क्योंकि देखिए, भाजपा के नॉन जाट मनोहर लाल खट्टर की जगह ओबीसी नायाब सैनी को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी का एक बहुत बड़ा ओबीसी कार्ड था। खट्टर लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अब भाजपा सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और पार्टी के जीतने पर उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रही है। मगर पार्टी में कई दूसरे ऐसे नाम भी हैं जो उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कर रहे हैं, जैसे हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल विज, जिनके मूड को पढ़ना अपने आप में एक रहस्य है साहब। जहां वो लोकसभा चुनाव के दौरान नाराज दिखे, तो वहीं विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि अगर वो सीएम बने तो हरियाणा की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे। अब पार्टी अनिल विज को कितनी गंभीरता से लेती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन 2014 से हरियाणा में सरकार चला रही बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती खट्टर के लिए जो नाराजगी लोगों के मन में है, उससे निपटने की है। और इसी से पार पाने के लिए पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था। अच्छा, हरियाणा चुनाव में एक चीज ये भी गौर करने वाली है कि साहब 9.5 साल तक सरकार चलाने वाले मनोहर लाल खट्टर विधानसभा चुनाव में कहीं भी लाइमलाइट में नहीं है। उनके अनुभव का फायदा जरूर लिया जा रहा है, लेकिन उन्हें सामने आने से बचने के लिए भी कहा गया है, ऐसे जानकार बता रहे हैं। मगर पहले से हुई कई चीजों से लोग आज भी नाराज हैं और उनकी नाराजगी को सैनी भी थाम नहीं पा रहे हैं। जैसे कई जगहों पर प्रचार के दौरान ही बीजेपी नेताओं का जबरदस्त विरोध हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर नायाब सैनी के क्षेत्र नारायणगढ़ में बीजेपी कैंडिडेट पवन सैनी को लोगों ने घेर लिया और पूछा कि किसानों पर गोलियां क्यों चलवाई। वहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोक रहे पूर्व मंत्री अनिल विज का प्रचार के दौरान जलबेड़ा और शाहपुर गांव में लोग नाराज नजर आए। उधर पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को उचाना कलां के छातर और गोहला के बलबेहड़ा गांव में भारी विरोध झेलना पड़ा। इसी तरह नांगल चौधरी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी मंत्री अभय सिंह यादव का भी विरोध हुआ और आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य का विरोध हुआ। जिंद के भीखेवाला गांव में बीजेपी कैंडिडेट कृष्ण बेदी को भी लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा है। वैसे जानकारों की माने तो बीजेपी पिछले 6-7 महीने से सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने में ही लगी हुई है और यही वजह थी कि लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने की नौबत आई और नायाब सिंह सैनी को कमान सौंपी गई, जो सैनी समुदाय से आते हैं, जिनकी आबादी लगभग 5% है। अब इस कदम को ओबीसी वोट को एकजुट करने और खट्टर के खिलाफ सत्ता विरोधी भावनाओं को थामने के तौर पर देखा गया है या देखा जा रहा है, लेकिन इसका कुछ ज्यादा ही फायदा अब तक तो नहीं हुआ है। उल्टा लोकसभा चुनाव में साहब बीजेपी 5 सीटें हार गई। वैसे देखिए, 6 महीने के मुख्यमंत्री के नाम पर आप वोट भी कैसे मांग सकते हैं। यही वजह रही है कि लोकसभा चुनाव में खुद नायब सिंह सैनी की विधानसभा सीट नारायणगढ़ को बीजेपी हार गई और नतीजा ये हुआ कि पिछली बार के मुकाबले बीजेपी की सीटें घटकर आधी हो गई हैं। वहीं कांग्रेस ने जबरदस्त कमबैक किया और 5 सीट जीतने में कामयाब रही। मगर इतिहास गवाह है कि चुनाव में मुद्दों से ज्यादा जातियां हावी रहती हैं और हरियाणा में बीजेपी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी साफ है और वो है नॉन जाट वोट को अपनी ओर मोबिलाइज करना।
10 साल की उसकी ये स्ट्रैटेजी काम भी करती आई है। यही वजह है कि पार्टी के 2 मुख्यमंत्री रहे हैं और दोनों नॉन जाट हैं। मगर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि अब दबदबा वैसा नहीं है जैसा 2014 से था, खासकर तब जब जाट समुदाय कई वजहों से बहुत नाराज है। खैर, अब सवाल आता है कि जाट समुदाय भाजपा से नाराज क्यों है। तो साहब, कहा जाता है कि 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई मौतों को लेकर जाट आज भी बीजेपी से गुस्सा है। साथ ही अग्निवीर, किसानों, पहलवानों का मुद्दा तो है ही जो जाटों में गुस्सा पैदा किए हुए। हालांकि हरियाणा में बीजेपी इसे कांग्रेस का दुष्प्रचार बताती है और दावा करती है कि वो किसी भी कौम के खिलाफ नहीं है और पार्टी 36 कौम की पार्टी है। अब जहां एक तरफ बीजेपी नॉन जाटों पर डोरे डाल रही है, तो वहीं कांग्रेस जाट और दलितों का समीकरण साध रही है। पार्टी के पास दोनों समुदाय से बड़े नेता हैं। जैसे एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जो जाट समुदाय में अपनी पकड़ रखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुमारी शैलजा हैं जिन्हें हरियाणा में दलित समुदाय का बड़ा नेता माना जाता है। अच्छा, इसमें भी जाटों में कांग्रेस की जबरदस्त पकड़ है। यही वजह है कि पिछले 20 सालों से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता दलित और जाट ही हैं। वहीं कांग्रेस ये काफी वक्त पहले जान चुकी थी कि लोग बीजेपी से नाराज हैं, इसलिए इस नाराजगी को भुनाने के लिए वो लोकसभा चुनाव के बाद ही जुट गई और कैंपेन चलाया, हरियाणा मांगे हिसाब। देखिए, इसलिए कांग्रेस के कैंपेन में बेरोजगारी, महंगाई, किसान, रेसलर्स का मुद्दा, अग्निवीर, ये सब शामिल है। मगर कांग्रेस पार्टी बीजेपी से ज्यादा अपने नेताओं की गुटबाजी से परेशान है, खासकर हुड्डा और शैलजा के बीच चल रही साइलेंट फाइट से। क्योंकि कहा जा रहा है कि हरियाणा में पार्टी की तरफ से हुड्डा को तरजीह दिए जाने से शैलजा खफा हैं। दरअसल जब टिकट बंटवारे की बात आई तो 89 में से 72 सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली और 72 में से 30 सीटें दीपेंद्र हुड्डा के कोटे में गईं, जबकि सिर्फ 9 सीटें कुमारी शैलजा के हिस्से आईं और 2 सीटें रणदीप सिंह सुरजेवाला और 1 सीट कैप्टन अजय यादव और 5 सीटें कांग्रेस हाईकमान को मिली। यही वजह है कि रैलियां तो छोड़िए, शैलजा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं है, जबकि वो सांसद हैं और हरियाणा कांग्रेस की बड़ी दलित नेता हैं। मैनिफेस्टो लॉन्चिंग वाले दिन भी कुमारी शैलजा मौजूद नहीं थी और फिर उसके बाद अगले 1 हफ्ते तक चुनाव प्रचार से दूर रहीं। हालांकि कांग्रेस सूत्रों का यह दावा है कि कांग्रेस लीडरशिप ने इसे अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है, इसलिए ऐसा एक भी स्टेटमेंट नहीं है जिसमें हुड्डा ने कुमारी शैलजा के लिए कुछ कहा हो या फिर वाइस वर्सा कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आया हो। अब सवाल यह है कि क्या कुमारी शैलजा की नाराजगी से चुनाव में कांग्रेस को नुकसान होगा? नुकसान का ये सवाल इसलिए भी चर्चा में क्योंकि दलित वोटों में सेंधमारी के लिए इंडियन नेशनल लोक दल का मायावती की बीएसपी से गठबंधन है और जेजेपी का चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी से। लोकसभा में दलितों का वोट कांग्रेस गठबंधन को थोक में मिला था। ऐसे में शैलजा की नाराजगी का असर हुआ तो दलित नया विकल्प तलाश सकते हैं। अब जब दलित वोटों का जिक्र छिड़ा है तो जरा हरियाणा की दलित राजनीति को भी समझ लेते हैं। देखिए, राज्य की आबादी में करीब 21% दलित हैं, जबकि जाट के बाद सबसे ज्यादा दलित वोटर्स हैं। इसके अलावा राज्य में 17 सीटें दलितों के लिए रिजर्व हैं, जिसमें से 90 सीटों में से 35 सीटों पर दलितों का प्रभाव काफी ज्यादा है। वहीं लोकसभा में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 68% दलित वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को लोकसभा में महज 24% दलित वोट मिले थे। लेकिन इस बार दलितों के पास भी विकल्प है, क्योंकि एक तरफ बीएसपी है तो वहीं दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी। अब बात अगर बीजेपी और कांग्रेस से हटकर करें तो इस बार जेजेपी की सोशल मीडिया टीम बहुत ज्यादा एक्टिव है और उनकी क्रिएटिविटी भी नजर आ रही है। लेकिन जमीनी स्तर पर जेजेपी के पास मैनेजमेंट नहीं है। वहीं इंडियन नेशनल लोक दल का सोशल मीडिया मैनेजमेंट भले ही कमजोर है, लेकिन उनके पास कैडर जबरदस्त है। वैसे हरियाणा में चुनाव हमेशा से ही दिलचस्प रहे हैं, खासकर छोटी पार्टियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है और कभी भी तो ही सरकार बनाने और गिराने में योगदान देती है। वैसे आपको क्या लगता है, हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और इसे शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें।